इधर देखो जी, यहां से बातें नहीं की प्लीज, अब बातें नहीं। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल यानी इशू ऑफ शेयर कैपिटल कुछ कह लो, हमारा यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है जी। कंपनी का पहला चैप्टर है जी, कंपनी वाली बुक का। देखो यहां से कुछ बेसिक भी समझेंगे जो आपने लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है। ठीक है, देखो कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है जिसका रजिस्ट्रेशन किस लॉ के अंडर होता है? 2000, अरे छूटते ही 2013। हाँ, किस लॉ के अंडर होता है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, उसको हम कंपनी बोलते हैं। आ रही बात समझ? इन जनरल हमारे पास जो कंपनी है वो दो तरह की होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है बेटा प्राइवेट कंपनी। एक और होती है यहां पे, दैट इज ओपीसी। इसको ओपीसी कहते हैं बेटा हम, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पे पब्लिक कंपनी का मतलब है जहां पे 7 या फिर उससे ज्यादा क्या होंगे? मेंबर्स होंगे। ठीक है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनी का मतलब है जहां पे 2 और 2 से ज्यादा मेंबर में रजिस्ट्रेशन होगा, उसको कहते हैं हम प्राइवेट कंपनी। लेकिन साथ में प्राइवेट कंपनी के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी जुड़ी होती हैं। याद आया? 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यहां पे। हाँ याद आया? बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, 3 रिस्ट्रिक्शन में, हाँ क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। 3 रिस्ट्रिक्शन में सबसे पहली थी यहां पे कि मेंबर्स की लिमिट कहां तक होगी? 200 होगी। ठीक है, इसमें कौन काउंट नहीं होगा? 200 की जो यहां पे मेंबर्स की लिमिट है, इसमें कौन काउंट नहीं होगा? हाँ बोलो बोलो। माइनर, अरे यार माइनर, पहले ही माइनर बोल दिया। देखो नहीं, यहां पे 200 की लिमिट में कौन काउंट नहीं होगा? वो एम्प्लॉई जो अभी प्रेजेंट एम्प्लॉई है और जो पास एम्प्लॉई था। ठीक है जी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसमें एक एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई ने कंपनी के शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, तो कंपनी का एम्प्लॉई भी है और कंपनी का मेंबर भी है। ठीक है, लेकिन वो एम्प्लॉई मेंबर में काउंट नहीं होगा। जो हमारी एक लिमिट है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, इस 200 की लिमिट में वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय क्या है? प्रेजेंट एम्प्लॉय भी और पास एम्प्लॉय भी रह चुका है। बात समझ आएगी बात आपको? तो मान लो अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ देता है, लेकिन वो अभी भी क्या है? कंपनी का मेंबर है। कंपनी का क्या है? मेंबर है। तो अगर वो कंपनी का मेंबर है, फिर भी उसको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। समझ आई नहीं आई? समझ आया? समझ? एक और समझाऊं है? लॉ है जी, लॉ बना रखा है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक XYZ कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी मान लो यश और क्या नाम है, पुलकित ने खोली है जी। 2 मेंबर हैं, 2 कंपनी खोल सकते हैं जी ये। ठीक है, इन्होंने कंपनी खोली तो गैर कानूनी काम हो रहा होगा इसके अंदर। ठीक है जी, मान लेते हैं हम। अब मान लो इनके अंदर एक एम्प्लॉई है। ठीक है, इनके अंदर वैसे बहुत सारे एम्प्लॉई है, लेकिन एक एम्प्लॉई है जिसका नाम है श्याम। ठीक है, इसका नाम क्या है? श्याम। इन दोनों ने इसको भी एक शेयर दे दिया, ये बहुत अच्छा काम करता है तो उसको एक शेयर दे दिया। बात समझ आई आपको? अच्छा, जब हम मेंबर काउंट करेंगे, जब हम 200 की लिमिट के लिए मेंबर काउंट करेंगे, देखने में तो 3 मेंबर लग रहे हैं, यश, पुलकित और एक श्याम, क्योंकि श्याम कौन है? एम्प्लॉय भी है, ये हमारा जो एम्प्लॉय भी है, और इसके पास क्या है? इसके पास शेयर भी है। तो ये क्या हुआ? यहां पे ये मेंबर भी बन गया। लेकिन जब 200 के लिए लिमिट काउंट करेंगे तो अभी भी 200 के लिए कितने मेंबर है? बस 2 ही हैं, यश और पुलकित। क्योंकि जो ये एक मेंबर है, एक मेंबर मतलब कौन? श्याम। ये एक मेंबर है, लेकिन ये है कौन? अभी प्रेजेंट एम्प्लॉय है। अभी कौन है? तो इसलिए काउंट नहीं होगा। अच्छा एक चीज और, मान लो श्याम ने जॉब छोड़ दी। श्याम ने जॉब छोड़ दी उसने, लेकिन उसके बाद अभी भी क्या है? शेयर है। एक शेयर कंपनी का अभी भी है।
तो वो कौन हुआ बेटा? पास एम्प्लॉय, यानी कि एक तरह से एक्स एम्प्लॉय आया ना। बात समझ आएगी आपको? तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या उसे काउंट होना चाहिए? नहीं जी। यहां पे प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास एम्प्लॉय दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे। फ्यूचर फ्यूचर कैसे कैसे मानता कि फ्यूचर में वही एम्प्लॉय बनेगा हमारा? ऐसा हो सकता है? अरे ये कैसे पता है? अभी पैदा हो रहा है ये, अभी ये पढ़ेगा, फिर ये यहाँ पे, अरे ये क्या मतलब हुआ है? ये फ्यूचर वाला काउंट होगा हमारे यहाँ? अरे फ्यूचर का तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, कौन एम्प्लॉय बनेगा, कौन हमारी कंपनी के शेयर खरीदेगा नहीं खरीदेगा। मेंबर कौन बनेगा? जो एम्प्लॉय नहीं था, जैसे मान लो मैं हूं, आप मुझे मेंबर बनाना चाह रहे हो, मैं एम्प्लॉय नहीं दूं, मैं एम्प्लॉय था ही नहीं कभी। आप, हाँ कभी था ही नहीं मैं एम्प्लॉय, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, आपके शेयर्स खरीद लूंगा, तो मैं आप मेंबर में काउंट हो रहा हूं। लेकिन अगर एक चीज समझो, जैसे मान लो यहाँ पे शेयर्स उसने कब खरीदे हैं? जब वो एम्प्लॉय था। बात समझ आ रही है आपको? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं आपको, जैसे मान लो जैसे मैं हूं यहाँ पे, मैं आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं एम्प्लॉय हूं, आपकी कंपनी में कौन हूं? एम्प्लॉय हूं, लेकिन अभी मैंने शेयर नहीं खरीदे, मेरे पास एक भी शेयर नहीं है। अच्छा मैंने जॉब छोड़ दी, मैं अब एम्प्लॉय नहीं रहा, एम्प्लॉय यानी कि जॉब छोड़ने के बाद मैंने आपकी कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब मैं काउंट होऊंगा। क्योंकि सर ये शेयर जो खरीदने हैं ना, ये एम्प्लॉय रहते हुए खरीदने हैं। वो ये रहते हुए ना है। हाँ बात समझ आई बात आपको? तो जैसी मैंने यहाँ पे देखो, ये शाम वाली कंडीशन आपको अगर ध्यान समझ आ रही है, शाम को शेयर कब मिले? जब वो क्या था? बात समझ आई आपको? लेकिन मुझे शेयर कब मिले? जब मैं एम्प्लॉय नहीं था। बात समझ आई? इसलिए मैं 200 में काउंट होऊंगा, मैं जो हूं वो 200 में काउंट होऊंगा, क्योंकि मुझे शेयर कब मिले? जब मैं एम्प्लॉय नहीं था। लेकिन अगर मुझे जब मैं एम्प्लॉय था तब मुझे शेयर मिल जाते, तो मैं 200 में काउंट नहीं होता। तो ध्यान रखो, यहां पे मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं। लेकिन पास एम्प्लॉय तो बन गया, लेकिन पास एम्प्लॉय में उस टाइम पे मेरे पास शेयर नहीं थे ना बेटा, यहाँ पे पास। जब वो उसी टाइम पे शेयर खरीदते। हाँ जब वो हाँ हाँ, क्योंकि देखो शाम ने जब जॉब छोड़ी थी तो वो पास एम्प्लॉय बन गया, लेकिन उसके बाद शेयर थे ना तब भी। उसी टाइम पे शेयर। हाँ वो उस टाइम पुराने टाइम के शेयर्स थे। बात समझ आई आपको? तो आपको देखना है, चेक करना पड़ेगा कि किसके पास शेयर हैं और वो कब के शेयर हैं, एम्प्लॉयमेंट के टाइम के शेयर है या एम्प्लॉयमेंट के बाद के शेयर है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये तो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कि 200 मेंबर से आप ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। और 200 मेंबर में काउंट कौन नहीं होगा? प्रेजेंट और पास एम्प्लॉय काउंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी सेक्शन यहां पे क्या होती है? आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। आप हाँ, प्राइवेट वाले पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। किस चीज के लिए इनवाइट नहीं कर सकते? टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, अपने शेयर्स खरीदने के लिए आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। आ रही बात समझ? तो इनविटेशन नहीं दे सकते। इनविटेशन कौन दे सकता है? पब्लिक कंपनी, ठीक है। क्योंकि सर प्राइवेट कंपनी है ना, एक तरह से घर की कंपनी है, ठीक है। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। पब्लिक को इनवाइट का मतलब क्या है? आप एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल सकते, आप प्रोस्पेक्टस नहीं निकाल सकते कि आओ हमारे शेयर्स खरीद लो। पता कैसे लगेगा? आपको पर्सनली सबको मिलना पड़ेगा जाके, ठीक है जी, पर्सनली किसी से बात करनी पड़ेगी। आप एडवर्टीजमेंट नहीं लगा सकते कि आओ हमारे शेयर खरीद लो, ये नहीं कर सकते आप। पब्लिक को नहीं बोल सकते, किसी एक सिंगल पर्सन को जाके बोल सकते हो। हाँ बात समझ आई आपको? तो जैसे फॉर, हाँ हाँ, जैसे मान लो आप लोगों की कंपनी है, आप लोग क्या, प्राइवेट कंपनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ना ना ना, बड़ी कितनी भी हो, ये रिस्ट्रिक्शन सब पे लागू है प्राइवेट कंपनी पे। तो मान लो आपकी प्राइवेट कंपनी है, आप 1000 करोड़ का बिजनेस करते हो, तब भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल सकते कि आओ हमारे शेयर्स खरीद लो। आपको अगर शेयर्स बेचने हैं तो पर्सनली लोगों को ढूंढना पड़ेगा, जिसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझ आई आपको? ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पे हो गया जी दूसरी इंस्ट्रक्शन, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स, ठीक है जी। याद है बीएससी पढ़ा था ऐसा कुछ? याद ही नहीं है? पढ़ा है। याद है? चलो शुक्र है जी। लास्ट इंस्ट्रक्शन बता सकता है फिर इसी बात पे कोई? अरे अब क्या हो गया? बताओगे तो क्या? हाँ याद है? आप तो कह रहे पढ़िए जी नालायक। इधर देखो, यहां पे है रिस्ट्रिक्शन ऑन
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये आ रहा है, ये ऐसे सपोर्ट मटेरियल में लिखा है। आया याद यहाँ पे कुछ, यहाँ पे याद आया कुछ? देखो इधर सर, देखो दोनों ध्यान ध्यान सुन ध्यान सुन, यहाँ पे क्या है, इधर देखो जी, सेकंड कंडीशन ये हमारी फर्स्ट सेकंड कंडीशन में बेटा क्या है, प्रोहिबिशन है। क्या है जी यहाँ पे? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रोक लगाना। और प्रोहिबिशन का मतलब सुना है कभी वर्ड प्रोहिबिशन? देखा? हाँ हाँ सुना है ये प्रोहिबिशन। बताओ बताओ क्या होता है? हाँ सुना है कभी प्रोहिबिशन? देखो प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही, नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? सर कर सकते हो लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने हैं, कर सकते हो लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने हैं। आ रही बात समझ आपको? जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो यश है जी, यश बहुत उद्यमी है, ठीक है जी, यश नाम के लड़के उद्यमी तो होते हैं, यह उद्यमी उधम काटते हैं ना जो, तुम्हें क्या समझा? उद्यमी उधम उधम करते हैं जी। देखो तो घर वालों ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है जी, 9 बजे के बाद नो एंट्री। अगर बाहर हो तो बाहर रहो, और 9 बजे के घर के अंदर तो घर के अंदर ही रहना है, फिर बाहर नहीं जा सकते 9 बजे के बाद। ये हाँ मैं वही कहना चाहता हूँ, ये रिस्ट्रिक्शन है, ये प्रोहिबिशन है? बताओ जी बताओ, आप बताओ। हाँ जी हाँ जी साथ है जी, रिस्ट्रिक्शन है जी। कैसे है? रोक लगी हुई है। हाँ जी कैसे? हाँ उस चीज पे तो हो सकता है, उसमें बच्चा है। नहीं नहीं वो तो छोड़ दो, चलो एक उस ऐसे एलिमेंट को हटा दो। हाँ जी बताइए। प्रोहिबिशन देखो इन जनरल देखा जाए ना, ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो अगर ट्यूशन की क्लासेस ही मान लो 8:30 बजे की है, तो घर में तो फिर 9:30 पहुंचेगा ना, तो यानी कि काम कर सकता है लेकिन कोई रुकावट नहीं, फिर बोलना पड़ेगा ना पापा। हाँ जो भी है, पुलकित का एक्सीडेंट हो गया भगवान ना करे, तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा ना यश को, तो घर में बोलेगा ना वो कि पापा जरा ऐसा ऐसा मैटर हो गया है, मेरे को जरा फ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जाना है। यानी कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब आप कर सकते हो लेकिन कुछ रुकावटें आपको झेलनी पड़ेगी, रुकावटों हडल्स को पार करना पड़ेगा, तो वो रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन हाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो उससे ज्यादा शरारती निशिका है, ठीक है जी, तो उसकी क्या है यहाँ पे? प्रोहिबिशन। मरे या जिए कोई, यही तो यही 1 घंटे की क्लास है, 8:30 बजे क्लास है, तो आधे घंटे पढ़ के आ जा। तूने ज्यादा कांड कर रखे हैं भाई, तेरे को ज्यादा उदम काट रखा है तूने, है जी, ज्यादा है तो इसका है जी प्रोहिबिशन। तो सर इन जनरल वैसे जो है टाइमिंग की जो होती है वो रिस्ट्रिक्शन देखी जाती है कि भाई घर के आगे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हाँ भैया अगर मर गए तो लास्ट थोड़ा पहुंची घर पे, तो रिस्ट्रिक्शन ही है एक तरह से। लेकिन हाँ प्रोहिबिशन भी होती है, तो प्रोहिबिशन का मतलब है बिल्कुल मनाही। लेकिन यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज करा है? थर्ड यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज करा है? यहाँ पे है जी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन। सर रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यश, पुलकित और बिलाल बाबूजी, ठीक है जी, यश, पुलकित और बिलाल सईद, हमारा ये है जी, 3 बंदे हैं हमारे पास। इन्होंने कंपनी खोली है जी, प्राइवेट कंपनी खोली है जी। अच्छा बिलाल मान लो फॉर एग्जाम्पल दुबई जा रहा है जी, दुबई, ठीक है जी, दुबई जा रहा है जी शादी करने, क्यों नहीं कर सकता? डेस्टिनेशन वेडिंग है जी उसकी, ठीक है, मैं घूम भी लेगा सी लग यार, ठीक है जी। तो बिलाल जी शादी को कह रहे जी देखो कंपनी में मैं देखो आप काम नहीं कर सकता, अब मुझे नहीं पता, नहीं उससे पूछो, बुलाया नहीं तो पूछना नहीं चाहिए, ऐसे कभी बेइज्जती होती पता है। इधर देखो मुझे बुलाया बस में, मैं बताऊंगा नहीं ना, उसे मना करा बताने में। इधर देखो जी, यश और पुलकित बिलाल इन तीनों की कंपनी है, तीनों मेंबर हैं। यहाँ पे बिलाल कह रहे जी देखो मैं मेंबर अब नहीं रहना चाहता, ठीक है जी, मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं। तो मान लो फॉर एग्जांपल जैसे उसमें सार्थक है, तो बिलाल और सार्थक जी गहरे मित्र है जी, गहरे मित्र मतलब गहरे मित्र, ठीक है जी। बिलाल कह रहा है यार तू मेरे शेयर्स खरीद ले कंपनी के, तो वो ऐसे किसी को बाहर वाले को नहीं बेच सकता। सबसे पहले वो शेयर्स किसको बेचेगा? कंपनी के मेंबर्स को। सबसे पहले वो किसको बेचेगा? तो रुकावट है ना ये, एक रुकावट है ना ये,
हाँ, अगर यश ने भी मना कर दिया कि मैं तेरे शेयर नहीं खरीदना है तो मेरे पैसे नहीं है, पुलकित ने मना कर दिया नहीं मेरे को खरीदने का कोई शौक नहीं, फिर जाके बिलाल किसको बेचेगा शेयर्स? सार्थक को। यानी कि पहले एक रुकावट पार करनी पड़ेगी ना, वो ऐसे ही फ्रीली सार्थक को शेयर्स बेच नहीं सकता बिलाल। सबसे पहले उसको अपने ही मेंबर से पूछना पड़ेगा। अब अगर मान लो 20 मेंबर हैं जिसमें से एक कौन है? बिलाल है, तो बाकी 19 मेंबर से पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है ना, रुकावट है। भले ही सार्थक इंटरेस्टेड है, सार्थक पूरे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि बचे हुए मेंबर से पूछना पड़ेगा। अगर बचे हुए मेंबर खरीद लेते हैं तो फिर सार्थक खरीद नहीं पाएगा। बात समझ आएगी आपको? तो सर रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, आप किसी को ऐसे शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। आ रही बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके, रिपोर्ट है जी, समझ आई जी कहानी आपको? अच्छा, ऐसा क्यों करा वैसे यहाँ पे? बिलाल का शेयर बिलाल ने खरीदा था, वो चाहे तो बेच सकता है, क्या प्रॉब्लम है? क्यों ड्रामा करा होगा इसके पीछे? नहीं नहीं, बाहर का बंदा। बताओ क्यों करा होगा ऐसे? मतलब इसको ऐसे मतलब बेच देना अपना शेयर किसी को भी? बताओ, बाकी से क्यों पूछना है? देखो, जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उसको सीक्रेटली मेंटेन किया जाता है। सीक्रेटली मेंटेन का मतलब क्या है सर? अगर आपको प्राइवेट कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी है डॉक्यूमेंट का मतलब एमओए तो बहुत नॉर्मल सी चीज हो गई, और भी बहुत सारी चीज होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, अलग अलग तरह के एनालिसिस की रिपोर्ट्स होती हैं, वो आपको प्राइवेट कंपनी की रिपोर्ट्स ऑनलाइन नहीं मिल पाएगी। वो रिपोर्ट सिर्फ किसके पास होंगी? प्राइवेट कंपनी के पास, ठीक है जी, या फिर गवर्नमेंट के पास, बस किसी और बाहर वाले के पास नहीं होगी। लेकिन अगर वही कंपनी अगर पब्लिक कंपनी होती तो पब्लिक कंपनी का तो सर हर रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल है। पब्लिक कंपनी का हर रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का हर तरह का रिपोर्ट, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो भी आप चाहते हो वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आ रही बात समझ? तो इसी तरह से अगर सर प्राइवेट कंपनी में भी हर कोई मेंबर बनने लग जाएगा तो यहां पे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर पाएंगे? सीक्रेसी मेंटेन कर पाएंगे? नहीं। बात समझिए? तो बिलाल जा रहा है, अपना शेयर बेचना चाहता है, तो शेयर पहले अपने वालों को ही बेच के जाएगा, ऐसे कोई बाहर वाले एकदम से नहीं आ जाएगा। आ रही बात समझ? वरना ऐसे बाहर वाले तो बहुत बढ़ जाएंगे। जहां पे 19 मेंबर्स हैं, 19 मेंबर्स अगर कंपनी छोड़ के जाएंगे तो वो अपनी जगह किसी और को लगा देंगे, तो फिर तो बाहर वाले भी आ गए ना यहाँ पे। आए ना? आई बात समझ आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। मेन आता है सर, यहाँ पे हम सीधा टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। शेयर का क्या मतलब होता है? शेयर, बिल्कुल सही जी। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। अगर बिल्कुल हम लेमन लैंग्वेज में बोले, शेयर का मतलब है यहाँ पे हिस्सा। बात समझ आई आपको? अब ये थोड़ा अगर टेक्निकल भाषा में बोले, शेयर क्या है बेटा? एक यूनिट है, अ यूनिट। शेयर एक यूनिट है जिसमें पूरी शेयर कैपिटल को डिवाइड किया जाता है, पूरी शेयर कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे अब यहां पे वर्ड आया दोबारा से, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल मतलब यहां पे क्या है? शेयर कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो कंपनी को रिसीव होता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। सो सिंपल सो इज, एक ऐसा पैसा जो कंपनी रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। हम पार्टनरशिप में कैपिटल को कैपिटल ही बोलते थे, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कंपनी में? शेयर कैपिटल। ठीक है, एक वर्ड यहां पे जुड़ गया, दैट इज अ शेयर कैपिटल। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके, रिपोर्ट है जी। अब इधर देखो, जब शेयर कैपिटल की बाइफरकेशन करेंगे तो आपको कुछ और चीजें नहीं दिखेंगी। सबसे पहले होती है बेटा यहां पे ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या होती है जी यहां पे? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है? ये एक सॉरी ये एक लिमिट होती है, ये एक मैक्सिमम लिमिट होती है जो कहां मेंशन होती है? एमओए में मेंशन होती है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 1 करोड़, फॉर एग्जांपल 1 करोड़। 1 करोड़ क्या है? हमारी ऑथराइज कैपिटल है जो कहां लिखी हुई है? इसका मतलब क्या है कि हम अपनी कैपिटल कितनी बढ़ा सकते हैं, कितनी लगा सकते हैं कैपिटल अपनी कंपनी में? 1 करोड़ तक लगा सकते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर आपको 1 करोड़ से ज्यादा कैपिटल लगानी है तो पहले एमओए में लिमिट को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो आपको 1 करोड़ से कितनी कर दो? 2 करोड़ कर दो। बात समझ आएगी आपको? तो फिर 2 करोड़ तक आप कैपिटल लगा सकते हो।
बात समझ आई आपको? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, सब कुछ ठीक है? अब देखो जी, एक बाइफर्केशन हमारी ये होगी, पहली वाली, ये हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल का पार्ट है, तो शेयर कैपिटल की पहली चीज हमने पढ़ ली। सेकंड चीज दैट इज इशूड कैपिटल। ठीक है जी, इशूड कैपिटल का मतलब यहां पे क्या होता है, जो कैपिटल हमारे पास लिमिट है इसमें से कुछ कैपिटल को हम इशू कर देते हैं, किसके लिए? पब्लिक के लिए। चाहिए ताकि पब्लिक क्या करे, इस अपने हमारे शेयर्स खरीदे, हमारी कैपिटल को सब्सक्राइब करे, खरीदे। आ रही बात समझे? से मान लो मैक्सिमम लिमिट कितनी है हमारी, 1 करोड़ की, इसमें से कंपनी ने सोचा कि हम कितनी इशू कर देते हैं, मान लो 50 लाख। कितनी इशू कर देते हैं जी? ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ पा रहा है यहां पे कि कंपनी, अगर कंपनी शेयर को इशू कर रही है, सॉरी कैपिटल इशू कर रही है यहां पे, तो एक तरह से वो कौन सी कंपनी हुई? पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी? बताओ कौन सी हुई? पब्लिक कंपनी। तो ध्यान रखना, हम जो भी चीजें करेंगे इन जनरल पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे पब्लिक कंपनी ने कितनी कैपिटल इशू करी, ये समझ आ गया? किसके लिए इशू करी है? पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक इस कैपिटल को सब्सक्राइब करे, खरीद ले। सिंपल है, आगे बढ़ सकते हैं। आगे आता है बेटा यहां पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या आता है बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब यहां पे क्या है कि एक्चुअल में पब्लिक ने कितनी खरीदी है, यानी कितना पैसा दिया है। मान लो पब्लिक ने यहां पे 50 लाख की कैपिटल इशू करी थी, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 40 लाख की खरीदी। कितनी खरीदी? तो ये क्या है? हमारी सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि पब्लिक ने एक्चुअल में कितनी कैपिटल खरीदी है। अच्छा, क्या पब्लिक इससे ज्यादा खरीद सकती है? हाँ नहीं, ये ध्यान रखना जी। जितनी कंपनी इशू कर रही है पब्लिक उतनी ही खरीद सकती है, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकती, उससे कम खरीद सकती है, वो पब्लिक की मर्जी है, कम खरीद सकती है, ज्यादा नहीं खरीद सकती। तो ये सारी चीजें कंपोनेंट क्या है, किसके कंपोनेंट है? शेयर कैपिटल के कंपोनेंट ही आते हैं। कोई मुश्किल है इसको समझना? मुश्किल नहीं है। अच्छा, देखो यहां पे हमने बात करी थी शेयर की, एक हिस्से की। हर शेयर की एक वैल्यू होती है, ठीक है? इस वैल्यू को हम कहते हैं बेटा फेस वैल्यू, ठीक है? या फिर इसको कहते हैं बेटा, और इसका एक और नाम होता है नॉमिनल वैल्यू। क्या होता है बेटा? नॉमिनल वैल्यू। दोनों नाम मतलब एक ही है, मतलब एक ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी ये वैल्यू है ये कहां लिखी होती है बेटा? ये MOA में लिखी होती है, ये ध्यान रखना है जी आपको। फेस वैल्यू फिर नॉमिनल वैल्यू, दोनों वैल्यू लिखी कहां होती है? MOA में लिखी होती है। ये एक बेसिक वैल्यू होती है एक शेयर की, ठीक है? ये डिसाइड कौन करता है? सब्सक्राइबर्स ऑफ MOA, ठीक है? वो लोग जो MOA पे क्या करते हैं? साइन करते हैं, ठीक है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब कंपनी बनाई जाती है, तो बेसिक 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। एक होता है MOA, एक होता है AOA। जो हमारा MOA है वो टॉप डॉक्यूमेंट है, चार्टेड डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट, ठीक है? उसके बाद जो एंसिलरी डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है? हमारा AOA। AOA में क्या लिखा होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस इन जनरल। MOA में क्या लिखा होता है? बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सिंपल है यहां पे। अब देखो, तो MOA जब बनता है, जब MOA बनता है, जिन्होंने कंपनी बनाई है, जो कंपनी के क्या है? प्रमोटर्स हैं। जिन्होंने कंपनी बनाई है, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वही MOA पे क्या करते हैं? साइन करते हैं, और वही डिसाइड करते हैं कि हमें अपने एक शेयर की वैल्यू कितनी रखनी है। आ रही बात समझ? आप चाहो कुछ भी रख सकते हो, 1 रुपए भी रख सकते हो, 2 रुपए भी रख सकते हो, 10 रुपए भी रख सकते हो, 100 रुपए भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है जी? आप चाहो 50 पैसे रख सकते हो कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 50 पैसा, वो भी रख सकते हो आप। बात समझ आएगी आपको? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके रिपोर्ट है यहां तक? कुछ पूछना है? नहीं जी। अब इधर देखो, कंपनी क्या करती है, जो ये मान लो फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू मैं ऐसे लिख रहा हूं जी। मान लो कंपनी ने कितनी डिसाइड करी है फेस वैल्यू एक शेयर की? एक शेयर है 10 रुपए का। कंपनी क्या करेगी? इस 10 रुपए को एक बार में नहीं मंगवाएगी, इंस्टॉलमेंट में मंगवाएगी। किसमें मंगवाएगी जी? इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में। बात समझ आई? जैसे किस्तों का नाम क्या होगा जी? पहली किस्त होगी यहां पे
एप्लीकेशन मनी, बहुत बढ़िया जी, शाबाश, गलत कहना जा रहे थे, नालायक। एप्लीकेशन मनी, ठीक है जी। फिर होता है यहां पे अलॉटमेंट मनी, यानी कि ध्यान सुनो, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट दैट इज फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। अगर मान लो फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी, तो उसका नाम क्या होगा, सेकंड कॉल मनी। बात समझ आएगी आपको। अगर यहां पे फिफ्थ इंस्टॉलमेंट भी होगी तो उसका क्या नाम होगा, थर्ड कॉल मनी। और मान लो अगर यहां पे सिक्स भी होगी तो फोर्थ कॉल मनी। तो देखो ध्यान से देखो एक चीज, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी के बाद क्या शुरू हो जाती है, कॉल मनी। एप्लीकेशन के बाद और अलॉटमेंट के बाद हमारा क्या शुरू हो जाती है, कॉल मनी। तो फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी शुरू हो जाती है, फिर जितना चाहे कंपनी उसको उतना लंबा बना सकती है, आपके ऊपर है। बात समझ आ रही है आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। यहां तक समझ आया पहले आपको, हाँ जी यहां तक समझ आया। अच्छा इधर देखो जी, मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी की यहां पे फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और इशू प्राइस वो पब्लिक को कितने में बेच रही है, मान लो 20 रुपए का। कितने बेच रही है जी, 20 रहने दो, चलो 15 कर दो। कितने का बेच रही है जी, 15। ये एडिशनल पैसे ले रही है कंपनी, यानी कि जो शेयर की बेसिक वैल्यू है उससे एक्स्ट्रा पैसे ले रही है। कितना एक्स्ट्रा पैसा, 5 रुपए। ये क्या है बेटा, प्रीमियम। प्रीमियम क्या, हाँ हाँ, ये है पैसा है प्रीमियम का, जिसको हम पूरा कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, हाँ जी, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, ध्यान समझाएं इस चीज को। कंपनी ये एक्स्ट्रा पैसे ले रही है अपनी गुडविल के लिए। क्या बात समझ आई आपको, कंपनी की गुडविल के लिए, कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसलिए वो आपसे क्या कर रही है, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ समझ आया जी आपको, आ गया जी, सारा समझ आ गया। कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं पूछना जी, ठीक है। अब देखो यहां पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखो अब हो रहा है, देखो जी यहां पे है हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हरी अगरबत्ती लिमिटेड, कंपनी का नाम है जी ये, ऑब्वियसली अगरबत्ती ही बनाती होंगी जी, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा यहाँ पे। अगरबत्ती लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड कैपिटल विद, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या है, ऑथराइज कैपिटल, ये उनकी लिमिट है, विच इज डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स। 50,000 5 लाख है जिसे, 5 लाख इक्विटी शेयर्स, और 10 रुपए का क्या है, वो एक है। यानी कि ये एक जो आपको दे रखा है यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यू निकाली है, वो क्या है एक्चुअल में, फेस वैल्यू है एक शेयर की, हाँ एक शेयर की फेस वैल्यू है, ठीक है। बात समझ आई आपको, नॉमिनल वैल्यू है, ओके। अच्छा कंपनी कितना इशू कर रही है, 1 लाख इशू कर रही है, ठीक है जी। कंपनी 1 लाख यहां पे इशू कर रही है शेयर्स, किसको, पब्लिक को, सब्सक्रिप्शन के लिए। अच्छा शेयर सब्सक्राइब, यहां पे कितना सब्सक्राइब हुआ है, यहां पे शेयर वर सब्सक्राइब एंड कॉल्स वर मेड आर रिसीव्ड, यानी कि पूरा पैसा हमें मिल चुका है। बात समझ आएगी, यानी कि पूरे शेयर्स खरीदे गए हैं और पूरा पैसा मिल चुका है। कंपनी ने किस्तों में पैसा नहीं मंगवाया, एक ही बार में 10 रुपए पूरा मंगवा दिया, यानी कि 10 रुपए ही एप्लीकेशन है भी है, अलॉटमेंट भी है, फर्स्ट कॉल सब कुछ वही है जी। कहानी समझ आई, तो यानी कि एप्लीकेशन पे ही क्या हो चुकी है, अलॉटमेंट भी हो चुकी है। कहानी समझ आई आपको। यहां पे वो कह रहा है प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड शोइंग शेयर कैपिटल, आपको शेयर कैपिटल यहां पे शो करनी है, ठीक है। कैसे, देखो यहां पे जो बैलेंस शीट बनेगी वो शेड्यूल 3 एज पर द कंपनीज एक्ट बनेगी, ठीक है। शेड्यूल 3 एज पर द 7 शेड्यूल होते हैं, 7 शेड्यूल होते हैं कंपनीज एक्ट में। शेड्यूल का मतलब क्या है, यहाँ पे टेबल्स, ठीक है जी। जो चीजें एक्ट में हम इंक्लूड नहीं करना चाहते, बड़े बड़े जो एक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा वरना, शेड्यूल्स होते हैं वो टेबल्स होती हैं, उनको हम अलग ही कैटेगरी बना देते हैं उनकी शेड्यूल नाम की। तो कंपनीज एक्ट में कितने शेड्यूल है, 7 शेड्यूल है, जिसमें थर्ड शेड्यूल में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आ रही बात समझ, कोई दिक्कत। इन जनरल कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस होते हैं, 29 चैप्टर्स होते हैं और 7 शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। 470 सेक्शंस, ठीक है जी, 470 सेक्शंस होते हैं। बात समझ आई आपको, कोई दिक्कत। 29 चैप्टर्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं, जिसमें से एक शेड्यूल में हम अभी फॉर्मेट समझने जा रहे हैं
किसका? बैलेंस शीट का। वो है थर्ड शेड्यूल एज पर द कंपनीज एक्ट। आ रही जी बात समझ? इधर देखो, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट की हेडिंग। यहां पे नाम क्या है जी? कंपनी का नाम है हरी अगरबत्ती ना, ये है जी हरी अगरबत्ती। क्या है जी? अगरबत्ती। लो जी, बत्ती, हरी अगरबत्ती लिमिटेड ऐसे लिखना है। फिर है यहां पे बैलेंस शीट एज पर, सॉरी, एज एट एज एट 31 मार्च। साल वाल गिवन है यहां पे नहीं है जी, तो डॉट डॉट लगा देंगे। 2000 जो भी चल रहा होगा, आपको एग्जाम में दे रखा होगा, वो आपको लिखना है 2025, 2026, 2024, जो भी आपको लिखना है वो यहां पे लिख देना है। ठीक है, आप देखो जी यहां पे ये है जी आपका पर्टिकुलर्स। हाँ जी, ये है आपका, हाँ जी देखो देखो, ये है आपका नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, और ये है आपका अमाउंट वाला कॉलम। कोई दिक्कत इसके अंदर? परेशानी हो तो बताओ। सबसे पहले बेटा यहां पे हेडिंग डालेंगे हम, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इसके अंदर एक सब हेडिंग आएगी आपका बेटा शेयर होल्डर्स फंड। क्या आएगी जी आपकी? शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर आपकी एक हेडिंग आएगी दैट इज शेयर कैपिटल। देखो इसके अंदर बेटा मेन फॉर्मेट है, आपको इसी तरीके से लिखना है। बात समझ आई आपको? हाँ, बात समझ आई आपको? तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, इसमें शेयर होल्डर्स फंड आ रहा है। फिर इसके अंदर पहली हेडिंग है हमारी शेयर कैपिटल, इसमें यहां डालना है 1, और नोट्स अकाउंट में डालना है यहां पे 1। ठीक है, अब यहां पे आएगा बेटा हमारा दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप जैसी यहां पे बैलेंस शीट नहीं बनती है। ठीक है जी, टी शेप फॉर्मेट होता है, लाइबिलिटी इधर है, एसेट इधर, वो यहां पे नहीं बनने वाली। ठीक है, अब इधर देखो, ये हमारा है पर्टिकुलर, और यहां पे है अमाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? इधर देखो, अब यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है बेटा? यहां पे 50, 5 लाख शेयर है ना? 5 लाख शेयर है, कितने शेयर है? नहीं, शेयर्स कितने हैं? 5 लाख। लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे ऐसे अंडरलाइन करनी है हमें। ठीक है, ये 2 लाइनें हटा देता हूं। अंडरलाइन करनी है यहां पे लिखना है 5 लाख शेयर्स। 5 लाख क्या नाम है? कौन से शेयर्स हैं? इक्विटी शेयर है ना, तो यहां पे लिखना है जी आपको 5 लाख इक्विटी शेयर्स। पूरा लिखना है जी यहां पे इक्विटी शेयर्स एट द रुपीज कितना है? एक 10 रुपए। 10 रुपए। यहां पे अमाउंट लिखना है हमें, इस कॉलम, ये वाला कॉलम है, इसके बाहर वाले में लिखना है हमें। कितना लिखना है जी अमाउंट है? मल्टीप्लाई कर दो यहां पे आएगा 50 लाख। ठीक है, ये एक काम है बस, हमें शो करा है। इसके बाद आएगी बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सॉरी इशूड कैपिटल। हाँ जी, इशू हमने कितनी करी है यहां पे? यहां लिखेंगे इशूड कैपिटल। ठीक है, कितनी इशू करी जी हमने? कितने शेयर्स इशू करे हैं? 1 लाख। पक्की बात? पक्की बात 1 लाख है जी, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। हाँ 1 लाख है। तो बेटा यहां लिखेंगे हम 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज। कितना आएगा बेटा यहां पे? 10 लाख। तो यहां पे लिखेंगे 10 लाख। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद आएगी बेटा सब्सक्राइब्ड। देखो जरा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मतलब क्या मैं बताऊंगा आपको भी। फुल्ली पेड अप, देखो पब्लिक ने कितनी खरीदी है, सारी खरीदी है और पूरा पैसा दिया है, तो यहां पे पूरा लिखेंगे, यानी कि 1 लाख हमने इशू करी थी और 1 लाख ही क्या हुआ है, पब्लिक ने खरीदा है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रुपीज कितना है बेटा, 10। कितना आएगा जी बेटा यहां पे, 10 लाख। यही वाला अमाउंट यहां पे आएगा बस, ठीक है जी। ऊपर वाले से हमारा कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ शो करना है, ठीक है, बस यही है जी, यहां पे शो करना है जी इसको। बात समझ आई आपको। और यही अमाउंट जो हमने यहां पे लिखा बिल्कुल बाहर वाले कॉलम में, और यहां आ जाएगा वो इस जगह, ठीक है जी। यही है जी बैलेंस, यही बैलेंस शीट कैसे हो सकती है, यही है जी बैलेंस शीट आपकी। कोई दिक्कत इसके अंदर अगर आपको नहीं, मैच नहीं, एक्सैक्ट है ना बेटा ये बैलेंस शीट का। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है जी फिलहाल, यहाँ पे भी आएगा, आएगा जहां आएगा मैं बताऊंगा आपको, जहां पे एसेट आएगा। अब देखो, अगर अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आपको बैलेंस शीट प्रॉपर मैच भी करनी है, तो ये हमारा क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अरे बहुत बढ़िया यार, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी था, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा एसेट्स का। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, एसेट्स का। तो चाहो तो आप बना लो यहाँ पे, आपके लिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ छोटा सा, इसको छोटा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इधर देखो जी, अब यहां पे मैं अच्छा कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे डालेंगे जी सेकंड हेडिंग, दैट इज एसेट्स, ठीक है। अब एसेट्स में भी 2 तरह की कैटेगरी आएगी यहां पे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे करंट एसेट, यहां पे हमारा काम किसका है, मेन करंट एसेट का है। क्यों, मैं बताता हूं अभी आपको। करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट में एक और हेडिंग आएगी यहां पे, इसका नाम होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर आप यहां डालोगे 2। अब इधर देखो, अगर आपको यहां पे दिखाना है, मैं आपको पूरा ही करके दिखा देता हूं, है क्या कह रहे हो बेटा, इधर देखो, यहां पे लिखेंगे हम हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कैश और कैश के बराबर वाली चीजें, ठीक है। तो पैसा कहां पे आया है जी, मान लेते हैं बैंक में आया है जी। बैंक में कितना पैसा आया होगा, 10 लाख रुपए ही, हाँ या ना, तो यहां पे आ जाएगा जी 10 लाख रुपए बस। अब ठीक है जी, अब खुश हो गए, अब मानते हो जी इस बैलेंस शीट को। हाँ, निशिका सदमे में चली गई, क्या हुआ बेटा, है कौन सा वाला नहीं आया बेटा, क्या ये वाला। देखो बेटा यहां पे क्या करा है, यहां पे मैंने लिख दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यहां पे 2 नंबर डाल के लिखा मैंने। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में एक हेडिंग, एक इंफॉर्मेशन और छुपी हुई है, जो हम कहां शो करेंगे, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एक हेडिंग है, इस हेडिंग में भी और चीजें आती हैं, कैश भी आता है, बैंक भी आता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, ठीक है जी। तो यहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 2 लिख के मैंने डाल दिया 10 लाख रुपए, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में हेडिंग कौन सी है वो हमें चेक करना पड़ेगा। कहां, सेकंड में कैश एंड इक्विवेलेंट में क्या लिखा हुआ है, यहां पे बैंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नोट्स टू अकाउंट्स क्या करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करता है आपको। मैं यहां पे सीधा बैंक नहीं लिख सकता, ये रूल है, ये थोड़ा तरीका है बनाने का, एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। मैं यहां पे एसेट्स डाल के सीधा बैंक नहीं लिख सकता, जैसे हम पार्टनरशिप में करते थे ना, एसेट लिखा सीधा बैंक लिख दिया, यहां नहीं कर सकते जी। यहां पे आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पे काम करना पड़ेगा। बात समझ आई आपको। तो कैश एंड जो बैंक की, ध्यान सुनो जी, जो बैंक की हेडिंग है, वो बैंक की हेडिंग क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो आपको यहां पे लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसकी अंदर वाली जो बैंक है वो आपको यहां शो करना है। प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है।
कोई दिक्कत इसके अंदर, परेशानी हो तो बताओ। समझ आया जी यहां तक आपको? ये था आपका पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे हमारा एक छोटा टॉपिक है, 10 मिनट का जी बस। काइंड ऑफ शेयर्स, काइंड्स ऑफ शेयर्स। कितने तरह के शेयर्स होते हैं? इन जनरल हमारे पास दो ही तरह के शेयर होते हैं। एक होता है बेटा इक्विटी शेयर और एक होता है बेटा प्रेफरेंस शेयर। ये भी आपने पढ़ा होगा 11वीं की बीएसटी में। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है सार्थक जी? गुस्सा नहीं जी, गुस्सा नहीं। हाँ जी, अरे याद नहीं आ रहा। हाँ निशिका जी। वोटिंग राइट नहीं होते तो वोटिंग राइट हाँ 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 ठीक है। मेन अरे मेन मतलब ये मुझे काम प्रेफरेंस नहीं है। और ये जो इक्विटी शेयर इसमें डिविडेंड मिलता है। इधर देखो बता, जी हाँ सर, ये का मतलब अगर प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को देना पड़ता है। इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर देखो। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? जिसके पास ये शेयर्स हैं उन शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। किसके ऊपर? ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब किस तरह की प्राथमिकता मिलती है? पहली तो होता है सर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड का पैसा सबसे पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा। और उनका जो पैसा होता है वो एक फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। एक फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है प्रेफरेंस शेयर का पैसा, और सबसे पहला पैसा इन्हीं को मिलेगा। दैट इज अ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आ रही जी बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, इसके साथ एक और तरह का प्रेफरेंस को मिलता है। एक तरह का और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होता है जहां पे पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर हमें देखने को मिलते हैं। पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? जब कंपनी वाइंड अप में चली जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, उस टाइम पे अगर कोई पैसा बचा, जब कंपनी बंद होती है, जैसे भी हमने डिसोल्यूशन पढ़ा, तो हमारी फर्म बंद हो रही है, उसी तरह से मान लो कंपनी बंद हो रही है। तो कंपनी बंद हो रही है तो कुछ पैसा बचेगा कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। अगर वो पैसा कुछ बच रहा है तो सबसे पहले वो बचा हुआ पैसा किसको मिलेगा? उसमें से कुछ हिस्सा किसको मिलेगा? फिर बचा हुआ पैसा किसको मिलेगा? तो वो होते हैं पार्टिसिपेटिव। अब और क्या होता है इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर में? प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, वो जनरल मीटिंग्स में वोटिंग नहीं कर सकते। आ रही बात समझ? हाँ, इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स है जी, यानी कि यही एक तरह से देखा जाए मेन ओनर हमारे कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ही हमारे मेन ओनर्स होते हैं। आ रही जी बात समझ आपको? कोई दिक्कत? लेकिन सर इशू हम दोनों को कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर को भी और इक्विटी शेयर को भी, हम दोनों को इशू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इक्विटी शेयर आया था तो मैंने आपको यहीं पे टॉपिक भी क्लियर कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी।